हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जीएस पेपर 2 का हम यहाँ पर 10वां टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक देखते हैं हम। सबसे पहले टॉपिक क्या है, ये हमारा है एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 को डिस्कस करने वाले हैं। 9 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। या फिर जब वीडियो खत्म होगी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कवर करते हैं हम 10 टॉपिक और उसके बाद इसमें बस 8 ही बचेगा। एक एक दिन में दो दो कवर कर लेंगे तो फिर हमारे इधर 4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद और टॉपिक इसमें ऐड होंगे विद जैसे जैसे आपका करंट अफेयर्स आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो यहाँ कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ फिल्म्स के हिसाब से भी यहाँ पे काम आएगा। तो जो मेन आपका एक्ट है ये है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ठीक है, 2010 का ये एक्ट है जिसमें ये अमेंडमेंट आपको 2020 में किया गया है। बेसिकली इसमें क्या है, दिस इज द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल एसोसिएशन एंड कंपनीज। ठीक है, तो फॉरेन से कोई भी जो कंट्रीब्यूशन आता है, एनजीओ वगैरह हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, तो उस कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का काम ये करता है। तो कंट्रीब्यूशन किसी की तरफ से आ सकता है, कोई इंडिविजुअल हो जिसने डोनेट किया हो, कोई एसोसिएशन या कोई कंपनी हो बाहर की। ठीक है, तो फॉरेन के लिए है ये, जैसा इसकी नाम ही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। ये थोड़ा सा टाइमलाइन आपको एफसीआरए का दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 1976 में पहला एक्ट यहाँ पर बना हुआ था। फिर उसमें अमेंडमेंट आया तो 1984 में बना। फिर उसमें अमेंडमेंट होके आपको 2010 में बना और फाइनली लेटेस्ट अमेंडमेंट 2020 में यहाँ पे किया गया। ठीक है, पॉज करके आप इनको और पढ़ सकते हैं जो चीज़ें लिखी गई हैं। तो बेसिकली 1976 जो पहले बार एक्ट ये बना था जहाँ पर फॉरेन जो इन्फ्लुएंस होता था इन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस डिसीजंस में, तो वो कंट्रीब्यूशन को वहाँ पर भी किया गया था। माइनर माइनर यहाँ पे कुछ सैलेंट फीचर्स हैं, उतना आपको नहीं जाना है, लेकिन यहाँ ये जो लेटेस्ट वाला है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 76 में क्या था, 84 में क्या था या 2010 में क्या था। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ये एक्ट जो है ये 3 बार अमेंड हुआ है, 4 बार अमेंड हुआ है। तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना है। तो ये 4 बार इसका ये हो चुका अमेंडमेंट, 3 बार हुआ है। पहला तो था इसका ओरिजिनल एक्ट था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की हाईलाइट्स या फिर सैलेंट फीचर्स क्या है जो अमेंडमेंट किए गए 2020 के एफसीआरए एक्ट में। तो सबसे पहले तो प्रोविजन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन लोग जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्टेन पर्सन इंक्लूडिंग जो पब्लिक सर्वेंट्स है, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ना उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, किसी कंपनी ए को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, पैसा मिला बाहर से, तो किसी कंपनी बी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ है कि प्रोविड्स द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, कंपनी हो, पर्सन हो, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हो। द टर्म पर्सन मीन्स एनी इंडिविजुअल, एसोसिएशन और एनी रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल पर्सन की बात की जा रही है। तो लीगल पर्सन में इंडिविजुअल के साथ साथ एसोसिएशन और कंपनी जो होंगी वो सारी आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आधार रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पीरियड परमिशन लेने के लिए, यानी कि अगर पैसा मंगाना है उसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू करने के लिए, तो इन तीनों काम के लिए क्या होगा कि जो भी डायरेक्टर्स हैं या की फंक्शनरीज है उस इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का, उनको अपने अपने आधार कार्ड क्या करने या आधार नंबर जो होंगे वो रजिस्ट्री के समय देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओ हो गया और उसको रजिस्ट्री करानी है या रिन्यूअल कराना है, तो जितने भी की फंक्शनरीज हैं, की इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उसके, उन सभी को अपना आधार नंबर रजिस्ट्रेशन के समय देना। सिंगल एफसीआर अकाउंट, इसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन केवल ओनली उसी अकाउंट में आएगा जो कि एफसीआरए अकाउंट होगा, और ऐसा अकाउंट एसबीआई में होगा जो कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, किस अकाउंट में आएगा ये कंट्रीब्यूशन? वो एसबीआई अकाउंट जो कि न्यू दिल्ली में है ये ब्रांच, और वो एसबीआई का ब्रांच एफसीआरए अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसी में आप खुलवा सकते हैं, दिल्ली से बाहर आप एसबीआई में नहीं खुलवा सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन, किस किस काम के लिए आप ये जो फॉरेन एड है या फॉरेन डोनेशन है किसके लिए आप यूज कर सकते हैं, वो सारा इसमें बात किया गया है। तो कौन कौन सी चीजों के लिए यूज नहीं होगा वो सारी लिस्ट इसमें दी गई। यूजेस ऑफ फंड,
कहा गया है कि नॉट मोर देन 20% ऑफ कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर द मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये पहले 40% था या 50% था, सॉरी, ये पहले 50% था। ठीक है, यानी कि 2010 वाले एक्ट में, तो 2010 वाले एक्ट में कहा गया था कि मैक्सिमम आप 50% पूरे डोनेशन का, पूरे फंड का आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें चेंज करके उसको 20% कर दिया गया कि मैक्सिमम 20% ही पूरे कंट्रीब्यूशन का आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यूज कर सकते हैं, 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अगर उसको ऐसा लगता है कभी कि फंड का गलत तरीके से यूज हो रहा है, तो वो ऐसे कंपनीज के या एनजीओ के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन को वो क्या कर सकती है कि सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो सस्पेंशन आपका 180 डेज से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको बाद में और 180 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन की वो करना चाहते हैं। वॉलंटरी सरेंडर, अगर कोई चाहता है कि हम वॉलंटरी सरेंडर करें, यानी कि अब हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर किया जा सकता है। सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया होगा, तो अब जानते हैं कि अब हम इसमें काम नहीं करेंगे, इस फील्ड में काम नहीं करेंगे, तो वो सरेंडर यहाँ पे कर सकते हैं। इंक्वायरी की बात करें तो एमएचए ने कहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के पहले एमएचए क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, और एमएचए को अगर फिट बढ़ता है और एमएचए को सही लगता है, तब एमएचए इसको रिन्यू कर सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, ये एमएचए के अंडर में ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, और दूसरा मिनिस्ट्री इसको नहीं देखता, सिर्फ यही मिनिस्ट्री देखती है। तो रजिस्ट्रेशन देना, रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना, ठीक है, ये सारा काम एमएचए के द्वारा किया जाता है। तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि फॉरेन लिखा हो तो कहीं फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व ना होती हो, तो उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता, ये पूरा का पूरा एमएचए द्वारा देखा जाता है। इसके अलावा नीड और इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है 2020 में जो आपको ये अमेंडमेंट लाया गया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और काफ़ी पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है इसमें आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 पॉइंट। ठीक है, तो काफ़ी आपको इधर भी कुछ 8 9 पॉइंट हो जाते हैं, यहाँ पर भी 8 9 पॉइंट हो जाएंगे। फिर हम जब इशूज देखेंगे तो इधर भी आपको 8 9 पॉइंट हो जाएंगे। तो काफ़ी यहाँ पे पॉइंट है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। इंपॉर्टेंस की बात करें, अगेंस्ट स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है, कि ऐसे फंड जो होते हैं ना, खास करके जो कभी कभी आते हैं ये फॉरेन फंड, वो कहीं ना कहीं आपको डिसहार्मनी क्रिएट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, नेफेरियस एक्टिविटीज होती हैं, उनको फंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का भी केस ये होता है। तो वैसी स्थिति में इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। रिड्यूस करप्शन, ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट्स को बैन कर दिया गया। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस तरीके के फंड, तो कहीं ना कहीं करप्शन भी रिड्यूस यहाँ पे होगा। ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है। अब ब्लैक मनी को जो राउंड ट्रिप किया जाता है ना, इन्हें घुमाया जाता है एक देश से फिर दूसरे देश और फिर दूसरे देश से तीसरे देश, तो ये वाली चीजें हैं, इन पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सकता है। मिस अप्रोप्रिएशन की बात करें तो ऐसे एनजीओ जो कि फंड का मिस अप्रोप्रिएशन या मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें कि मोर देन 90% डू नॉट सबमिट देयर बैलेंस शीट। अब इसके तहत क्या है ना कि बैलेंस शीट को सबमिट करना ये मैंडेटरी कर दिया गया है। बैलेंस शीट को हर कंपनी को जो फॉरेन डोनेशन लेती है या इंडिविजुअल कोई एसोसिएशन, उसके लिए मैंडेटरी के बैलेंस शीट को वो क्या करे, शो करे और सरकार को दिखाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि मोर देन 90% जो कंपनियां होती थी अपने बैलेंस शीट ही नहीं दिखाती थी, लेकिन अब इस एक्ट के तहत इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। पॉलिटिकल फंडिंग पर भी लगाव यहाँ पे लगाया जा सकता है, जो इलेक्शन कैंपेन के समय इलीगली फंडिंग की जाती थी। नो स्टेट एजेंसीज, यानी कि जो स्टेट की एजेंसी है, यानी कि सरकारें की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी डिस्क्लोजर के लिए इन्फ्लुएंस अब नहीं किया जा सकता पैसे के यूज करके। रिलीजियस अप्रोप्रिएशन की बात करें तो ऐसे फंड को रिलीजियस कन्वर्जन या फिर रिलीजियस प्रोपेगेशन के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेलफेयर की बात करें तो बेसिकली जो आपका रूरल फंड्स है, ठीक है, जो बेसिकली आप देखेंगे कि बाहर से पैसा आता है, खास करके रेमिटेंसेस वगैरह की हम बात करें तो वो भी पैसा आता है, तो उस सब चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए इसकी जरूरत काफ़ी थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इशू और चैलेंजेस आ सकते हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, या फिर इस एक्ट में कौन कौन सी खामियां हैं, फ्लॉज हैं, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो एक्सेस टू फंड। अब इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए कि एनजीओ के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया कि बाहर से वो फंड मंगाए। ठीक है, सोशल वेलफेयर, अब ये पैसा जो होता था ना, कभी कभी सोशल वेलफेयर किया, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज होता था,
ठीक है, खास करके जो एनजीओ सोशल वेलफेयर में काम करती थी उनके लिए यूज होता था, सोशल सेक्टर के लिए। लेकिन अब जब पैसा आना मुश्किल हो जाएगा तो फंड क्रंच का भी इशू देखने को मिलेगा। हैम्पर आर&डी, ठीक है, ये पैसा आपको आर&डी में खर्च होता था, क्योंकि आर&डी आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ही आता है। तो पहले 50% था, अब इसको घटा के 20% कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा पैसा अब आर&डी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। जोग्राफिकल इश्यूज की बात करें तो अब ऐसा अकाउंट आप सिर्फ एसबीआई के दिल्ली ब्रांच में ही खुला सकते हैं, जहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन लेना है। इसके अलावा आप दूसरी जगह आप एसबीआई में नहीं खुलवा सकते। तो मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, अब हर ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में तो नहीं रहेगी, कोई साउथ इंडिया में है, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, ठीक है। तो अब उनका फिजिकल लोकेशन उतना दूर दूर है, लेकिन उसका अकाउंट दिल्ली में काम कर रहा है। तो थोड़ा सा एक ऑपरेशनल इशू यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने कहा कि 20% यूटिलाइज किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि कोई एक कंपनी जिसको फंड मिलता है वो किसी दूसरे कंपनी पर्सन को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकती है। वीकेंड्स प्राइवेट एजेंसीज, तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पावर बढ़ता है, गवर्नमेंट का पावर आ जाता है फॉरेन फंड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए सिविल सोसाइटी वर्क के लिए। तो प्राइवेट एजेंसी के पास कम पैसा होगा, तो कहीं ना कहीं उनका रोल भी जो क्या होगा वो हैम्पर होगा। आधार की को कंपल्सरी कर दिया गया। जो भी एसोसिएशन या कंपनीज हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, रजिस्ट्रेशन के समय उनको अपने आधार नंबर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी का यहाँ पर इशू क्रिएट कर सकता है, या फिर ऑल्सो क्रिएट सम इशू ऑफ डिलेज। इनहिबिट्स ह्यूमैनिटेरियन एड्स, डिस्करेज फॉरेन डोनर्स फ्रॉम फंडिंग, ऐसा बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे डिजीज अवेयरनेस का भी काम यहाँ पे चलाया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज कहीं ना कहीं है जो हैपर होने वाले हैं। हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि क्या होगा कि इंडिया का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एक बड़ी मात्रा में फंडिंग जो आता था, अब वो कम होगा। तो अब वो कम होगा ना, अब चूंकि फंड उनके पास नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट होगा, ठीक है, अब वो आपको इंक्रीज करने वाला है। तो बिजनेस करना भी थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे चर्चा की है। ओके, सिलियंट फीचर्स, क्या नीड थी इसकी, और क्या इशू और प्रॉब्लम्स इसके साथ हैं अभी भी, जो इशू यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं या फिर उनको दूर नहीं किया गया है। तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को थोड़ा सा फिल्म्स के हिसाब से ध्यान रखिएगा। ओके, कि 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, एक बार तो ये ओरिजिनल एक्ट था। ओके, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ये सही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं पहले कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 11 टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। ये भी एक्ट हो चुका है, तो इसको भी चेंज कर लीजिएगा, 2020 में आया था ये, ठीक है। तो इसमें काफी ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम चर्चा करने वाले हैं। 11 वैसे एफसीआर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, क्योंकि एनजीओ का रेगुलेशन वगैरह आपको पढ़ना है ना, एनजीओ वगैरह आपको पढ़ना है, किसमें, GS1 में भी पढ़ना है। आप सोसाइटी वाला टॉपिक देखिएगा, तो सोसाइटी में रोल ऑफ एनजीओ वगैरह, और रोल ऑफ एनजीओ का एक टॉपिक है, वहां पे पढ़ना है। तो GS1 में भी आपको काम आने वाला है। GS2 का तो पेपर ये है ही। इसके अलावा GS3 की बात करें इकोनॉमी वाले सेक्शन में, तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी ये आपको काम आने वाला है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इकोनॉमी में भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप GS4 में भी इसको ऐड कर सकते हैं, GS4 इथिक्स में भी। वहाँ जब करप्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, एक टॉपिक है GS4 में, लास्ट टॉपिक है करप्शन, तो वो पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको इस एक्ट का आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से लगभग पूरा का पूरा मेंस ये क्या है कवर करता है, और इस वजह से प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।